पीएम बनने के बाद हमारा राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था उनसे। बुशरा बीबी के आने के बाद बनीगाला में क्या कुछ तब्दीलियाँ आई इसने बेड़ा गर्क किया। हर चीज़ जो थी ना वहाँ पे मुर्शिद साहिबा कंट्रोल कर रही थी। और ये जो कहा जाता था कि बनीगाला में बाकायदा तौर पे वो जादू टूने का इस्तेमाल होता था, हकीकत है? 20-20 किलो मिर्चें जलती थी। यानी कि वो जो जादू टोना सारा करती थी मोहतरमा, वो चाहती नहीं थी ना कि किसी को पता चले कोई इसकी बात करे। उसने कहा कि इसे तो कत्ल करो। गुजार तो वो था जो मुर्शिद साहिबा थी, उनको एक पपेट चाहिए था। सादिक और अमीन वाला कोई किस्सा नहीं है। खुद कहते थे अपने मुंह से कि मैं प्ले बॉय था। आप कहते हैं कि जी जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा कब्र में वो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। इद्दत के दौरान निकाह पढ़ाया गया। हम कहते थे कोई बात नहीं, प्राइवेट लाइफ है, पर्दा डाल दो। अच्छा हाँ तो और क्या। नंबर 1 नंबर 2 रेहाम के साथ, हाँ। नंबर 1 नंबर 2 मुर्शिद साहिबा के साथ। रेहाम खान साहिबा ने छोड़ा क्यों? कहती हैं कि जी मेरी तलाक जो है वो बुशरा मानिका ने करवाई है। यही सुनने में आया कि इन्होंने कहा कि आप 1 जनवरी तक आपने अगर निकाह ना पढ़ाया मेरे साथ फिर आप पीएम नहीं बनेंगे। ये बुशरा बीबी ने कहा था? हाँ। तो आपकी भी एक ऑडियो लीक हुई थी। मत पूछे इन्होंने जो जो जुल्म किए हैं सारे। मरियम साहिबा को जिस तरीके से इन्होंने रखा, कैमरास फिट किए हुए थे। आपने वो ऑडियो लीक सुनी थी इमरान खान की? मैंने बंदोबस्त कर लिया, 4-5 तो मेरी जेब में। कुछ हल्का बात तो एग्जैक्ट फिगर बताते हैं 6 से 7 करोड़ का। तो बड़े अफसोस की बात है, आपने मेरी वैल्यू डाउन कर दिया आपने। ओके। वो रोते हुए जल बाजवा के पास गए और अभी तो करप्शन का गढ़ बन गया चीफ मिनिस्टर का दफ्तर। जो ऑर्डर होता था गोगी साहिबा के थ्रू होता था। DGISI हमारे करप्शन की पूरी फाइलें लेके गए। बाजवा साहब ने मना किया। जो भी हाजिर आर्मी चीफ है, जो अब आर्मी चीफ बेगम ने कहा कि जी मैं तो गर्म पानी के बगैर नहीं नहा सकती हूँ। लीडर ने बिल जमा करा दिया। साहब ने बिल जमा करा दिया। हमारी गैस कट गई, उनकी चालू हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैज़ान चौधरी हूँ और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपको अक्सर औकात जो है ना वो टीवी पे नज़र आती हैं। तो हमने कहा क्यों ना आज हम अपने पॉडकास्ट में भी बुलाएं और इनसे राज की बातें जो हैं वो अंदर की बातें वो जाने। वन एंड ओनली उस्मा कारदार साहिबा, मैम कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैज़ान, आपने मुझे इनवाइट किया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे। मैम कैसी चल रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, आपके सामने है सब। तो शुरू से करते हैं। PTI का जो सफ़र था कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आना हुआ PTI में? वैसे तो अब मुझे लगता है ये आपके लिए तल्ख यादें हैं। नहीं देखिए, मैं सियासत में उससे पहले से हूँ। मैं 2 दफ़ा काउंसलर रह चुकी हूँ और मैं परवेज़ इलाही की कोऑर्डिनेटर उनके साथ रही हूँ और उनके बेटे की मैंने पूरी इलेक्शन कैंपेन लड़ी थी। लेकिन उन्होंने कुछ अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, तो आई टुक अ बैक सीट। बट उस वक़्त जो मेरे स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने मुझे कहा, वो आपको पता है बड़े खान से इम्प्रेस थे, तो उन्होंने कहा जी आप उनसे मिलें, उनको ज्वाइन करें। बहरहाल एक नामुल्लाह नियाज़ी इनके कज़न होते थे, वो मुझे बनीगाला ले गए, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे लगा कि भाई ये शायद वाकई नए पाकिस्तान बनाने के लिए सिंसेयर हैं। ओके। तो मैंने कहा सोचो चले इनको ज्वाइन करके देखते हैं। फिर तकरीबन 10-11 साल मैंने उस पार्टी के साथ गुजारे। उनकी स्ट्रगल में बड़ा हम लोगों का एक डाई हार्ड वर्कर्स हैं, खून पसीना हम लोगों ने दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल सबने देखी है मैंने। बिल्कुल फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस की, बिकॉज वी थॉट के एक कॉज के लिए हम निकले। लेकिन बहरहाल बाद में एतमाद को बड़ी ठेस पहुंची और फिर मेरे पास तो 2 ही लफ्ज़ रह गए थे उनके लिए, जब बाद में असल हकीकत सामने आई। और वो 2 लफ्ज़ हैं ग्रैंड धोखा। अच्छा। ग्रैंड धोखा, वो वॉक द टॉक वाली कहानी नहीं थी। कॉल और फेल में बहुत तजाद था। पहले नहीं पता लगा, PM बनने से पहले तो वो बिल्कुल एक फ़र्क इमरान खान था। PM बनने के बाद अक्सर मुझसे तो पहचाना ही नहीं गए कि ये है कौन बंदा। बिल्कुल टोटली फ़र्क। सो विच वॉज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपको पता है लोगों की बड़ी उम्मीदें थी उनसे और लोगों ने सोचा था कि उनके आने से पाकिस्तान जो है कोई नई शेप लेगा, कोई बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर सबके सामने आपकी खान साहब से जो पहली मुलाकात थी वो कैसी थी? रात गई बात गई। अब तुम नहीं मैं वो यादें जो है ना वो नहीं, वो देखें, वो यादें ताज़ा कर रहा हूँ। एतमाद को जब ठेस पहुंचती है ना, तो वो यादें तकलीफ दे हो जाती हैं। वो कोई बार बार याद करने वाली नहीं होती। जब हमने ट्रस्ट किया और उनकी बात को मनो अनफॉलो किया,
तो उनको भी चाहिए था कि वो कम से कम अपनी बात पे कायम रहते, लेकिन वो बस और ही किस्म के लोग उनके इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए। पहली मुलाकात में मैंने देखा तो मैं जब गई थी, मेरे साथ आयला मलिक भी थी और नईमुल हक भी वहाँ पे थे मौजूद, और ये जॉगिंग करके अंदर आए, पसीनो पसीनी बुरा हाल, और मैंने कहा कि जी मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम आओ, हमें ज्वाइन करो। तो बस ये उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। बहरहाल फिर आपको पता ही है कि 10-12 साल मैंने गुजारे, और उनकी कोई ऐसी कोर्ट हियरिंग नहीं थी जिस पे मैं मौजूद नहीं थी, चाहे वो पनामा का केस हो, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट की हियरिंग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो। पूरे धरने में 4 महीने आई लॉस्ट माई जॉब, क्योंकि मैं तकरीबन हर दूसरे दिन लाहौर से इस्लामाबाद जाती थी, बिल्कुल ऐसे है, और फिर पूरी रात ट्रैवल करके वापस आती थी। तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अफसोस कि उन्होंने कदर ना की। और जब आप नज़रियाती कारकुनों की कदर नहीं करते तो फिर पार्टी का वही हाल होता है जो आपके सामने आज। अच्छा, शुरू में ना बड़ा एक समझा जाता था कि आप बहुत खान साहब के क्लोज हैं, मतलब चीज़ें वगैरह जो उनसे आप समझती हैं वो आपको पार्टी मशावरत में भी साथ रखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो दूरियां एकदम आई, उसकी क्या वजूहत थी? देखिए, मैं तो शुरू दिन से मीडिया सेल में थी, बिल्कुल ऐसे है। और मीडिया स्ट्रैटेजी मीटिंग्स वो जो करते थे उनको हाँ साहब खुद हेड करते थे, तो मैं उसमें होती थी, तो मुझे उन्होंने खुद ट्रेन किया हुआ है। और जाहिर है कि जब मीडिया स्ट्रैटेजी में आप बैठते हैं तो सारी लीडरशिप के साथ आप बैठते हैं, तो आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन भी रहती है। फिर आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो फिर सबकी नज़रों में भी आता है, आपके बहुत दुश्मन भी बनते हैं, आपकी लेग पुलिंग भी बड़ी होती है, लेकिन सियासत इसी का नाम है। लेकिन फिर जब बाद में पीएम बनने के बाद हमारा राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था उनसे। अच्छा, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और यहाँ तक कि मैं चूँकि पंजाब की एमपीए थी, तो जब वो आते भी थे यहाँ पे लाहौर, तो हमारे से कोई उनकी मुलाकात नहीं होती थी। क्या वजह सिर्फ थी? आते थे, बुज़दार के साथ मिलते थे, कैबिनेट को थोड़ा बहुत बातचीत की और वापस चले गए। हर चीज़ जो थी ना वहाँ पे मुर्शिद साहिबा कंट्रोल कर रही थी। तो मुर्शिद साहिबा के जो कैंडिडेट थे वो मैं तो नहीं थी ना, वो तो बुज़दार था। तो वो बुज़दार उनका फेवरेट था, वसीम अकरम प्लस था, वो स्याह करे सफ़ेद, और उसने क्या, वो बेचारा पपेट था, वो पीछे से उसकी डोरें तो वहीं से खींचती थी। और जो फ़रा गोगी है, जो बड़ी दोस्त थी मुर्शिद साहिबा, दोस्त भी नहीं बल्कि बेटी थी। आपने वो जो ऑडियो सुनी होंगी कि मेरी बेटी के ख़िलाफ़ अब ये गंद उछालेंगे और फलाना करेंगे, तो बड़ी चहीती थी वो मुर्शिद की, और वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी, हम सबको नज़र आता था। और जितने एमएनएज और एमपीएस थे पीटीआई के, वो तो 8-8 आंसू रोते थे। 1-1.5 साल के बाद ही उनको समझ आ गई थी कि ये तो करप्शन का गढ़ बन गया चीफ मिनिस्टर का दफ्तर। और वो रोते हुए जनरल बाजवा के पास गए, उन्होंने कहा जी हम तो अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, आप खुदा के लिए जाके पीएम को बोलेंगे कोई एक्शन लें। ये तमाशा बना हुआ है, हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे, और फिर अरबा रुपए, वो ताहिर खुर्शीद होता था उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरबा रुपए जो ऑर्डर होता था वो मोहतरमा गोगी साहिबा के थ्रू होता था, उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। और वो कहाँ पे आना जाना था सबको पता है। बहरहाल वो मेरे ख्याल में उनकी जो डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और फिर मुझे याद है कि DGISI हमारे करप्शन की पूरी फाइलें लेके गए, एविडेंस, तो बाजवा साहब ने मना किया कि जी आप ना जाएं, ये सुनते नहीं है, इन्होंने कोई बात माननी नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो DGISI ने कहा कि नहीं, मैंने भी तो अल्लाह को जवाब देना, ये मेरी ड्यूटी है, और वो गए, जो भी हाजिर आर्मी चीफ हैं, जो अब आर्मी चीफ। और क्या हुआ, वही हुआ कि कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उनको अपनी पोजीशन से हटा दिया, ये सबके सामने। और करप्शन जिसके ख़िलाफ़ ये हम सुनते रहे 12 साल की, करप्शन के ख़िलाफ़ हमारी जंग है, वो तो अरूज पे पहुंच गई उनके ज़माने। अच्छा मैम, अगर बिफ़ोर पीएम की बात करें तो बिफ़ोर पीएम भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी थी। रेहाम खान साहिबा वाला दौर अगर हम उसकी तरफ चलें, पहले मुझे ये बताएं कि आप चूँकि बनी गाला में आपका भी आना जाना था, क्या जो बातें उस किताब में की गई हैं उसमें कुछ हकीकत भी है? देखें वो कैसी थी लाइफ इमरान खान की?
कुछ चीज़ों में तो बहुत हकीकत है। जैसे कि 2 निकाह हुए, वो बिल्कुल सही है। हमें पता था जब पहला निकाह हुआ वो मुहर्रम में हुआ था, उसको छुपाया गया। आपके इल्म में था? बिल्कुल था। लोगों की आंखों में धूल झोंका गया, लेकिन हम चुप कर गए। हमने कहा चलो हमारे लीडर की प्राइवेट लाइफ है तो पर्दा डाल दो। लेकिन फिर 4 महीने बाद वो दोबारा निकाह पढ़ाया गया। मुफ्ती सईद जो हैं वो माशाल्लाह 4 निकाह पढ़ाए हैं उन्होंने। अच्छा। हाँ तो और क्या, नंबर 1 नंबर 2 रेहाम के साथ, हाँ। नंबर 1 नंबर 2 मुर्शिद साहिबा के साथ। वाह। तो वो तो जैसे कहते हैं ना एक्सपर्ट हो गए इस बात में। और फिर एक मज़े की बात बताऊं कि जब उन्होंने हमें, हम तो देखे ना आंखें बंद करके उनकी बात मानते थे। तो मुझे बड़ा रहम आता है जो अभी भी उनके साथ हैं, उनका भी क्या हाल है मैं तो समझ सकती हूँ। जब उन्होंने हमें कहा जी बिल जला दें अपने गैस के, रोड टैक्स ना दें, तो हमने बड़ा जनाब दीदा दिलेरी के साथ बिल भी फाड़ दिए, टैक्स भी ना दिए, गैस कट गई। वो अगले दिन पता चला कि जी वो भनी गाला में उनकी बेगम ने फरमाया, उस वक़्त रेहाम होती थी, बेगम ने कहा कि जी मैं तो गर्म पानी के बगैर नहीं नहा सकती हूँ। तो पता चला कि जी लीडर ने बिल जमा करा दिया। साहब ने बिल जमा करा दिया, हमारी गैस कट गई, उनकी चालू हो गई। तो ये तमाशे होते थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया हुआ है उसके अंदर। तो कौन से मसलन? रेहाम खान साहिबा ने जो किताब में मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर तो सही होगा, मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो, पूरी मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन उनके कुछ मेरे ख्याल में अपने ज़ाती भी राय होगी, लेकिन ज़्यादातर जो मेन चीज़ है वो ये है कि सादिक और अमीन वाला कोई किस्सा नहीं है। अच्छा। और ना ही सादिक और अमीन वाला कोई किस्सा मुर्शिद के साथ निकाह में था। उसमें भी झूठ बोला गया, उसमें भी इद्दत के दौरान निकाह पढ़ाया गया, फिर उसको छुपाने के लिए एक और दूसरा निकाह पढ़ाने की ज़रूरत पेश आ गई। तो बॉटम लाइन इज़ कि हर चीज़ झूठ पे मबनी होता था, सच्चाई नहीं थी उसमें कोई। मतलब पब्लिक को कुछ और दिखाया जाता था, पब्लिक को कुछ और दिखाया जाता था, बिहाइंड द सीन्स कुछ और हो रहा होता है। ये बड़े अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखे ना पब्लिक उनको ट्रस्ट करती थी, पब्लिक समझती थी कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और आप जो है लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। एक देखा ना, हमें इस्लाम में यही पता चला है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उस्मा साहिबा, एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है पब्लिक में कि जो भी रहनुमा जो है जब पार्टी छोड़ के जाता है तो ये सब बुराइयां उसको तब नज़र आती हैं। मतलब नहीं, हमें उस वक्त भी नज़र आती थी, लेकिन उस वक्त हम लिहाज करते थे, हम कहते थे कोई बात नहीं, प्राइवेट लाइफ है, पर्दा डाल दो। मतलब ये सारी बातें आपको तब भी पता थी? बिल्कुल पता थी, बट आप एक्सपोज नहीं करते थे। एक्सपोज नहीं करते थे। हमें गुस्सा एक बात पे ज़रूर चढ़ता था, वो ये होता था कि भाई ये मुफ्ती सईद जो हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि इनको उठा के कोर कमेटी का आपने मेंबर बना दिया। वो कोर कमेटी के मेंबर, उनका मुंह बंद कराने के लिए, अच्छा, कि वो बोले ना कुछ, कोर कमेटी का मेंबर बना दिया। और ये भी कहा जाता था कि बनी गाला में हर बंदे की रिसाई नहीं होती थी। देखिए मतलब ये बुशरा बीबी से पहले, अभी मैं ज़रा वो रेहाम खान वाला दौर और वो दूसरा जो चल रहा है वो वहीं पे हूँ मैं। उस वक़्त जो थी नहीं, सबकी तो नहीं हो सकती थी, लेकिन जब हमें बुलाया जाता था, कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट होता था या कोई और इस तरह से बात होती थी, वो धरना या कोई और इस तरह से बात, कई दफ़ा मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग्स वहाँ पे होती थी, तो फिर हम लोग वहाँ पे, लेकिन हर एक को नहीं वहाँ पे इजाज़त होती थी। अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो फिर आपकी एंट्री होती थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर वक्त वहाँ पे आते जाते थे। मैं तो कहती हूँ ओन चौधरी जो हैं वो करता धरता थे बनी गाला के। अच्छा। और जो वो बातें अब करते हैं ना, उनको आप बड़ी सीरियसली लिया करें, क्योंकि वो उनके राजदार भी थे, और कोई बानी साहब के करीब नहीं फटक सकता था जब तक कि ओन चौधरी के थ्रू ना जाए। रेहाम खान साहिबा ने छोड़ा क्यों? ये तो आप उनसे पूछें। नहीं, कुछ तो बात मेरे ख्याल में सुना यही है कि वो उनको एक्सपेंसिव बैग्स भी पसंद थे, रहने के लिए वो कहती थी कि भी एक सर्टन लिमिट तक तो सही होना चाहिए ना आपका, और उनके घर का खर्चा तो वो खुद चलाया नहीं उन्होंने कभी, वो तो लोग चलाते थे। और आई डोंट नो फिर क्या अनबन हुई या क्या नहीं हुआ। बहरहाल वो रेहाम खान कहती हैं कि जी मेरी तलाक जो है वो बुशरा मानिका ने करवाई है। अच्छा। हाँ, ये वो ख़ुद कहती हैं, क्योंकि ये उसके दौरान ही मिलते थे यहाँ पे आके, और कुछ उसी पीरियड में फिर अटैचमेंट हो गई, बुशरा बीबी के साथ डिवोर्स हो गई, और इनके साथ फिर
ठीक है। यही सुनने में आया कि इन्होंने कहा कि आप 1 जनवरी तक आपने अगर निकाह ना पढ़वाया मेरे साथ, फिर आप पीएम नहीं बनेंगे। ये बुशरा बीबी ने कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मुसद्दका बात। तो उन्होंने फिर पीएम बनने के लिए इद्दत में निकाह पढ़ा लिया जो केस भी चल रहा है। जो केस भी चल रहा है। बुशरा बीबी के आने के बाद बनीगाला में क्या कुछ तब्दीलियाँ आई? इसने बेड़ा गर्क किया, दवाई फैला दी। 3.5 साल इमरान खान की अपनी सोचने की जो सलाहियत थी या डिसीजन मेकिंग की सलाहियत, वो तो नज़र ही नहीं आई। एक आपको मिसाल देती हूँ, और अलीम खान की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना, तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा। वो जिस बंदे पे टिक लग जाता था ना पंजाब का सेक्रेटरी, वो अपॉइंट हो जाता था, और जिस बंदे पे कांटा लगता था वो फारिग हो जाता था। कोई सेक्रेटरी अपॉइंट हो ही नहीं सकता था पंजाब में जब तक कि मोहतरमा बुशरा बीबी की अप्रूव। और वो इसलिए क्योंकि पैसा बनाना होता था, तो वो हर चौथे महीने लोग बदल रहे होते थे, ट्रांसफ़र हो रही होती थी, कभी पोस्टिंग इधर कभी उधर। कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट गोगी की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता तो था। आप सब लोग उस वक्त पार्टी में थे, सब कुछ पता था, फिर भी उसके बावजूद आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा था कोई? ना हमारी कौन सुनता था? जब DGISI की बात नहीं सुनी तो मैं तो एक छोटी सी MPA थी, और मेरे खिलाफ तो वैसे ही हाथ धो के बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। मैं अभी आऊँगा, उस तरफ भी आऊँगा, मेरे पास कुछ अंदर की बातें भी हैं। हाँ मैं उस तो तरफ भी बताएं ना, आऊँगा। जरा सारी मुझसे ही पूछ रहे हैं, कुछ आप भी अंदर की मैं बात उस बता तरफ भी दें। आऊँगा। मैं असल में ज़रा ये वाला चैप्टर बनीगाला वाला क्लोज करके फिर आना चाह रहा था इधर। बनीगाला वाला जो चैप्टर है ना, वो अच्छा, ये जो क्लोज हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो वो इतना वैसे- खौफनाक चैप्टर है हाँ हाँ, कि वो उसने पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो कहा जाता था कि बनीगाला में बाकायदा तौर पे वो जादू टूने का इस्तेमाल होता था, हकीकत है? 20-20 किलो मिर्चें जलती थीं। और आपने ये अफशां की जो किस्से सुननी है, जो अफशां सुनाती हैं, ये सब सही है और ये रिकॉर्डेड है। ये जिस दिन बाहर आएगा ना, जो बल्ली चढ़ाएगी सब छोटी छोटी बच्चियों की, वहाँ पे उनके बॉडी पार्ट्स ही बीच में से गायब थे। जब उनके जो आपको पता है फोरेंसिक हुई थी बॉडीज़ की, या पोस्टमार्टम हुआ था। और ये सब बनीगाला से लिंक है बिल्कुल। वहाँ पे और बलि उसको चढ़ाई जाती थी। वो बिल्कुल सही कह रही है, खुद उसको वहाँ पे कॉल्स आती थी कि देखो तुम्हें हम 50 लाख देंगे, अपना मुंह बंद रखो। बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादतियाँ हुई। मैं कहती हूँ कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। ये मुकाफ़ात अमल है जो इनके सामने आया है। इन्होंने इतना जुल्म किया है लोगों पे। एक तो अमल बुशरा भी कह रही थी, और क्या इन तमाम ये जो हरकत हो रही थी, जादू टूना, बच्चियों की बलि, ये सब इमरान खान साहब के इल्म में था? बिल्कुल, या यूँ कहें कि Absolutely. उनकी रजामंदी से हो रहा था? बिल्कुल, क्योंकि देखें वो एक DW चैनल है, उसमें ख़ुद उन्होंने पहले तो वो ये कहानी बेचने की कोशिश की ना लोगों को, ये तो घरेलू खातून हैं, बस इबादत गुजार हैं, कमरे में घुसी रहती हैं और इनका कोई ताल्लुक वास्ता, यही होता था ना पहले, यही कहा जाता था। फिर DW चैनल में उनसे पूछा गया, जर्मन चैनल है, कि जी आप की बीवी सुना है फेथ हीलर हैं, और क्या आप उनसे मशवरा करते हैं, कंसल्ट करते हैं फेज ऑफ द स्टेट? तो आगे से इन्होंने ये कहा, रिकॉर्ड में आप चेक कर लें, वो कहते हैं जी मेरी जो बेगम है उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई खातून ही नहीं दुनिया में, और मैं रियासत की हर बात में उनसे पूछ के, उनसे मशवरे से मैं करता हूँ, बल्कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं उनमें ज़्यादा उनका मशवरा लेता हूँ, और अगर वो ना होती तो मैं तो एज अ PM सर्वाइव ही ना कर पाता। ये उनके अल्फाज हैं। कोई चीज़ बुशरा माने का जब तक उस पर टिक ना लगा दे, वो नहीं आगे बढ़ती। अब देखें, ये जो ऑडियो सारी लीक हुई हैं, ये भी मुकाफ़ात अमल है। जो दूसरों की करते थे ना, वो अब उनके सामने आया है। 3 कैरेट का नहीं, 5 कैरेट का डायमंड। और कह कौन रहा है आपको पता है ना? सच्चाई उसमें जो आपको जितना मर्जी आप डिनाई करें, वो अगले दिन दफ्तर खुल गया जिसकी वजह से वो 5 कैरेट डायमंड लिया गया था, वो काम हो गया, और हंस के बानी साहब ने वो फाइलें साइन भी कर दी। एक MNA हैं, उनको पहले ये काम कहा गया था, ये जो दफ्तर सील हुआ था ना खुलवाने का, उनको कहा गया था। उन्होंने कोशिश की, वो नाकाम रहे, और उन्होंने फिर आगे से यही जवाब दिया
यही पैगाम भेजा कि जी मैं तो ये नहीं करवा सकता हूँ, आप उनकी घरवाली से रुजू करें, अच्छा, अगर करवा सकती हैं ये काम तो वो करवा सकती हैं। तो उन्होंने कहा लो जी 5 कैरेट डायमंड लिया होता है, ए लो फाइल तुसी। मतलब यहाँ तक इन्वॉल्वमेंट थी। ये तो एक चीज़ थी ना। अब आप देखें ये जो 190 मिलियन पाउंड कैबिनेट में बंद लिफाफे में ला के अप्रूव करवा लिया, और उसकी जगह 450 कनाल ज़मीन ले लिया आपने अल कादिर ट्रस्ट में, जिसकी ट्रस्टी आप हैं और बानी साहब हैं और फरा गोगी थी, ठीक है। वो तो केस अभी उसका आएगा ना सामने, उसका नतीजा। अच्छा, खान साहब को एक टाइटल प्ले बॉय का भी दिया जाता है। वो तो खुद कहते थे अपने मुंह से कि मैं प्ले बॉय था तो टाइटल क्या दिया जा रहा है? आप क्या समझती हैं, वाकई थी? नहीं, मैंने क्या समझा, वो तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि प्ले बॉय था। लेकिन देखें बात सारी ये है कि आप एक रोल मॉडल हैं बाकी यूथ के लिए। आप जैसे यंग लोग जो हैं, बहुत सारे और भी यूथ है जो कि उनकी तरफ देखता था। अगर वो कहते हैं कि मैं प्ले बॉय हूँ तो फिर जाहिर है बाकी भी कहेंगे जी हम क्यों ना प्ले बॉय हूँ, साडा की कसूर है। वो भी फिर उसी लाइन पे जाएंगे। तो आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और फिर एकदम से आप यू टर्न लेके कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनानी है, ठीक है। और रियासत मदीना में फिर आप ये इस तरह की फिर हरकतें शुरू हो जाती हैं कि अल कादिर ट्रस्ट भी आ जाता है, तोशा खाना भी आ जाता है, डायमंड और हीरे जवाहरात भी आ जाते हैं। तो ये कैसी रियासत मदीना जो आप बनाने जा रहे हैं, ये भी बता दें। फिर आप कहते हैं कि जी आप मज़हब को इस बुरी तरह आप इस्तेमाल करते हैं कि आप कहते हैं कि जी जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा कब्र में वो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी कि मज़हब को इस्तेमाल करना है ना, ये ऐसी बातें तो नहीं करने वाली होती। फिर आपने जो इद्दत की सारी कहानी देख ली, तो ये रियासत मदीना में ऐसे तो नहीं होता था। यू हैव टू बी मोर केयरफुल, यू हैव टू वॉक द टॉक। ऑडियो लीक्स का आपने जिक्र किया है, तो अगर उसी तरफ आऊँ तो आपकी भी एक ऑडियो लीक हुई थी, या मैं यूँ कहूँ कि की गई थी जानबूझकर। क्या मुहरकात थे उसके पीछे, क्यों जेलसी थी, किस वजह से थी? क्योंकि ये तो सबको ही पता है बिहाइंड द सीन कौन था, इसके सारे मामला किसने तय किए थे। आपने अगर पूछना ही है तो चलें ठीक है, रात गई बात वाली गई कहानी हो जाती है। असल में मेरा नाम जो था वो रेकमेंड होके गया था कैबिनेट के लिए, पंजाब कैबिनेट के लिए। परफॉर्मेंस रेटेड होता है ना आपका। तो एक मोहतरमा होती थी आपकी मुसर्रत चीमा, उनको भी बड़ी ख्वाहिश थी तो भैया आप भी परफॉर्मेंस मैच करें, आपका भी नाम चला जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना इसकी तो टांगें खींचो, ये इसका नाम जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि मैं तो फारिग हूँ। वो मोहतरमा ने वो एक आपके होते थे सामा तैयब नाम था उनका, हाँ, वो उनकी पे रोल पे चले गए, जो कि बड़े अफसोसनाक बात थी। क्योंकि मैं भी उसको बड़े अरसे से जानती थी। वो जनाब जानबूझ के मुझे कॉल्स करवा के अजीब सवाल, अजीब सवाल फजूल किस्म के। और जनाब मोहतरमा ने बैठ के मिल के तो खूब उसको जनाब ऊपर नीचे काट पीट करके बीच में और चीज़ें ऐड करके आईडी, कॉलर आईडी जो है वो भी निकाल के पूरे मीडिया में फैलाई, पूरे मीडिया में फैला दी। और वो धमाका हुआ उस दिन। मेरे तो फरिश्तों को नहीं खबर थी। तो मुझे मंसूर अली ख़ान ने फ़ोन करके कहा कि आपको पता है कोई आपके ऑडियो लीक्स? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम जी, मुझे तो नहीं खबर। बहरहाल वो जनाब आनन फानन देखें गिला मुझे उससे, वो तो उससे क्या होना है, उससे तो यही एक्सपेक्टेड था। आज मुकाफ़ात अमल देख लें वो किधर है। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी होती है उसने मेरा, आपको पता है वो कब्र खोदी थी उसने पंजाब असेंबली में, इस खातून ने, और कहा था ये कब्र है और ये दोबारा कभी कदम नहीं रख सकेगी यहाँ पे। तो आज वो किधर है? ये अल्लाह ताला के कामों में आप इस तरह से नहीं, आप में इतनी वो फिरौनियत नहीं आनी चाहिए कि आप समझें कि जी हमसे बड़ा कोई है ही नहीं और ये बाकी तो सारे। बिल्कुल ऐसे, बल्कि उसी ऑडियो के ऊपर ही आपको पार्टी मेंबरशिप से हटाया गया, फिर ये भी कहा गया कि आपको असेंबली से भी निकाल दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब ने इतना परसिक्यूट किया, मैं आपको बता नहीं सकती। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत जुल्म किया, यानी कि इंतहा कर दी इन लोगों ने। और उसका अफसोस मुझे इस बात का है कि भाई आप लीडर हैं, आप मुझे कम से कम बुलाएं और पूछें कि भाई उस्मा ये क्या बात थी, जरा इसको एक्सप्लेन करो। मुंह परे कर लिया।
मतलब है कि ये कोई लीडरशिप है कि आप ऐसे अपने नज़रियाती कारकुनों के साथ करते हैं? आपको पता है कि भाई ये 12 साल से डेली नेशनल नेटवर्क पे बैठ के आपकी पार्टी को, आपकी फैमिली को, आपके नज़रिए को ये डिफेंड करती है खातून, तो ये क्यों ऐसी कोई बात करेगी? ये भी नहीं सोचा, इसलिए क्योंकि वो मोहतरमा जो थी मुर्शिद साहिबा, उनका भी एक सवाल बीच में था जो काट पीट के वो मतलब कि रूहानी, यही मुझे पूछा गया था कि भाई ये, तो मैंने कहा था इनमें कोई रूहानी पावर है, उससे पता चल जाता है कि खान सारे दिन के बाद आया है तो क्या परेशानी में टाइम उसका गुजरा है, ये वो इस तरह की कोई बात थी। तो जब कहा गया कि आपने कहा क्यों कि रूहानी इनके पास कोई है, इल्म है, यही बात तो हम किल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो जो जादू टोना सारा करती थी मोहतरमा, वो चाहती नहीं थी ना कि किसी को पता चले या कोई इसकी बात करे। तो मुझे इसीलिए जनाब उसने कहा कि इसे तो कत्ल करो, इसे तो ख़त्म कर दो यहाँ से। और अल्लाह 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 होता है ना, वो भी तो देख रहा होता है। ये मेरा बाल भी बीका नहीं कर सके। आप आज भी असम्बली में? आज मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद आपने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया था कि ये जानबूझ के साजिश की जा रही है सारा कुछ। तो वो पार्टी की तरफ से कहा गया था या आपने खुद बजाते खुद आपने किया था? ये नहीं, पार्टी ने तो मेरे ऊपर सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। ये जो यावर बुखारी ने मुझे बताया था कि जुल्फी बुखारी ने उसी वक्त ट्वीट की थी कि इसने जनाब इतनी बेइज्जती की है फर्स्ट लेडी की, वो इतनी पायस हैं, वो ये है वो है। और जनाब यावर बुखारी ने पंजाब में फ़ोन किया तमाम काबीना को कि कोई उज़्मा कारदार का फ़ोन भी नहीं सुने। अच्छा, हाँ, मत पूछे, इन्होंने जो जुल्म किए हैं सारे वो इनके सामने आ रहे हैं, सारे सब इनके सामने, एक एक चीज़ इनके सामने आ रही है। तो पार्टी छोड़ने की वजह यही सब था? अरे भाई, इन्होंने कुछ वजह छोड़ी थी कि बंदा पार्टी में बैठा रहे, कोई वजह छोड़ी थी। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो तो परवेज़ इलाही साहब थे तब, जिन्होंने आपको पंजाब असेंबली में रोका था। बिल्कुल, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, बिल्कुल किया था। उन्होंने कहा था कि, और मैं उनके साथ खड़ी थी। लेकिन जब वो जरदारी साहब के साथ वो दवाए खैर मांग के और सब कुछ करके वो आए और उन्होंने जब यू टर्न लिया, आपको याद है इस बात का? यू टर्न लेके तो वो उन्होंने कहा कि मैं तो पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। तो फिर क्या मेरा लेना देना था? पीटीआई के कैंडिडेट को मैं सपोर्ट कैसे करूँ? उन्होंने तो मेरा मामला आप तुम्हारे सामने है। तो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इनके साथ नहीं अब चल सकती। अगर वो कायम रहते अपनी बात पे तो मैं उनके साथ खड़ी थी। इसके पीछे एक और वजह भी कही जाती है कि बहुत ज़्यादा पैसों की ऑफ़र हुई, जो एक पिछले रिसेंट शो में भी आपने जिक्र हुआ। हाँ बिल्कुल, ये शौकत बसरा साहब, बहुत सारे जो पैसों की ऑफ़र हुई, जो उन सबको, और कुछ हल्का बात तो एग्जैक्ट फिगर बताते हैं 6 से 7 करोड़ का। उन सबको नहीं 23 करोड़। अच्छा, हाँ, ज़्यादा हो गया? ना करें फिगर, ज़्यादा हो गया। ये तो बड़े अफसोस की बात है, आप मेरी वैल्यू डाउन कर दिया आपने। ओके। लेकिन अल्लाह भला करे, जब इनको डेफेमेशन नोटिस मेरे से पहुंचने शुरू हुए, जिसने इस तरह की खराफात की और इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ाम लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सबूत चाहिए। तो उसके बाद दुम दबा के भाग गए, सब दुम दबा के भाग गए। जनरली बात पूछूं, क्या वाकई पीटीआई के कैंडिडेट्स को पैसों की ऑफर हुई थी? नहीं, क्यों आप पैसे का इल्ज़ाम किसी पे लगाते हैं? आपने वो ऑडियो लीक सुनी थी इमरान खान की, जब उसने कहा था कि मैंने बंदोबस्त कर लिया, 4-5 तो मेरी जेब में, मैंने ख़रीद लिए हैं। अच्छा, बाकियों के मुतल्लिक जो है ना वो अब कोशिश जारी है। भाई साहब, ये अंदरूने खाना जो है ना इक़्तिदार की जंग होती है, लेकिन आप अपना ज़मीर का सौदा इतनी आसानी से नहीं करते। ख़ास तौर पे हम लोग जो एक नज़रिए पे आते हैं सियासत में, हम क्यों हैं सियासत में? अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि वी हैव टू गिव बैक टू द कंट्री। पाकिस्तान के लिए हमने कुछ करना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए हमने कुछ करना है। हम तो अपनी जेब से देने वालों में से। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में अगर हम देखें पीटीआई में, तो एक जुल्फी बुखारी और एक अनील मुसर्रत साहब थे, उनका बड़ा किरदार रहा है। वो कोई अनील मुसर्रत का कोई इतना ज़्यादा किरदार नहीं था, क्योंकि वो तो कहीं आया ही नहीं यहाँ पाकिस्तान, वो उधर इंग्लैंड में ही था, वहाँ पे करता फाइनेंशियली तौर पे। लेकिन यहाँ पे ये 2-3 ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने सत्यानाश फेरा, जिनको हमने 2018 से पहले कभी देखा ही नहीं था। जो हम स्ट्रगल जिसकी वजह से वो पीएम बने,
उसमें वो कहीं दूर दूर तक नहीं थे। उसमें नंबर 1 जुल्फी बुखारी था, ओके, नंबर 2 शहबाज गिल था, नंबर 3 शहजाद अकबर था। अच्छा, इनका तो हमने कभी सुना ही नहीं था, कभी हमने सुना नहीं। फरा गोगी साहिबा, ठीक है, बुज़दार, इनका तो हमने कभी सुना ही नहीं था पहले कि ये है कौन। बुज़दार तो वो था जिसको नून ने जब टिकट रिफ्यूज़ कर दिया तो उसने आके पीटीआई का टिकट लेके इलेक्शन लड़ा। अच्छा, ये और उसको उठा के अगले दिन इसने बना दिया चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जो मुर्शिद साहिबा थी उनको एक पपेट चाहिए था जिसको वो मड़ोड़ सकें, तोड़ सकें। उसमें जो पंजाब में उन्होंने खेल खेलना था करप्शन का, वो आराम से खेल सकें। वो किया उन्होंने। उसकी वजह से आज ये जो है आपको सामने है कि जो इनके साथ हो रहा है, ये इन्होंने अपने ऊपर खुद ये नाजिल करवाया है, अपनी ही हरकतों से, अपनी ही गलत जिसे कहते हैं ना डीलिंग से, और जो नाजायज़ बातें इन्होंने की वो उनके सामने आ रही हैं आज। जिस पार्टी के लिए इतनी मेहनत की आपने, दुख होता है उसको इस हाल में देख के? मुझे तो एक ज़माने में तो मैं बहुत परेशान थी जब ये हुआ था मामला मेरे साथ, तो मैं बहुत परेशान थी। और आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस, क्योंकि धचका लगता है ना इंसान को कि आपने, और लोग कहते हैं कि आपने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, आप फेस हैं पीटीआई का, आपके अपनी सारी आपकी ज़ाया हो गई सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो मैंने कहा जी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है इस वक्त। मैंने तो एक बड़ी सिंसेयर तरीके से मैंने ये एक पोजीशन ली थी और मैं उस पर कायम थी, लेकिन करने वालों ने जो किया है वो सबके सामने है। तो ऊपर वाला भी तो बैठा हुआ है ना, वो सब देख रहा है। और फिर खुद ही ये कहते थे ना कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो ये जुल्म करने पे उतरे हुए थे। इन्होंने ना सिर्फ मुझ पे जुल्म किया, इन्होंने किस पे नहीं जुल्म किया, पूरी जो अपोजिशन है उसको उठा के इन्होंने ज़ंदानों में फेंका, डेथ सेल्स में फेंका, फिर बाहर जाके इन्होंने तमस्खर उड़ाया, मैं एसी उतार दूंगा नवाज़ शरीफ के सेल में से, मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूँगा। मैंने तो नवाज़ शरीफ साहब के मुंह से तो ये कभी नहीं सुना कि मैं इमरान खान का एसी उतार दूंगा, मैंने तो नहीं सुना। ना मैंने मरीम साहिबा के मुँह से सुना है। मरीम साहिबा को जिस तरीके से इन्होंने रखा, जिस तरह से उनके दरवाजे तोड़ के ये होटल के अंदर घुसे, मतलब कैमरास फिट किए हुए थे पीएम हाउस में, उनके जो प्रिजन सेल में, ये इन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं किया। अब इसलिए ये मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि ये अल्लाह का निज़ाम है। आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो आपको इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। PMLN आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन बहुत से हल्के और इवन सोशल मीडिया पे ये भी कहा जाता है कि आपको उन्होंने जो कैंडिडेट्स पहले हैं वहाँ पे जो रहनुमा है, जिस तरह भी आपका एक रिसेंट एक क्लिप भी वायरल हुआ था सीट वाला हिना भट्ट साहिबा के साथ, तो वो कहते हैं कि उन्होंने आपको दिल से कबूल नहीं किया। लोगों की अकल पे मैं तो खराजी तहसीन पेश करना चाहती हूँ। कोई उनसे भला पूछे कि आपको एक पार्टी टिकट क्यों देगी अपना, अगर वो आपकी इज्जत नहीं करती, या वो आपको एक्नॉलेज नहीं करती, या कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो क्यों आपको अपना टिकट देगी रिजर्व सीट का। आपको पता है कितनी खवातीन ने अप्लाई किया था? 400। अच्छा, कितनी आई थी पंजाब असेंबली में? 36। उनमें से एक मैं भी थी। तो ये जो बेचारे जो कौमी यूथ है जिनको अभी तक हजम नहीं हो रहा, वो कहते तो उठा के वो फेंकेंगे, ये तो ये है, तो इनको समझ नहीं आती कुछ, क्या अकल इनकी घास चरने गई है ये? अच्छा, वैसे वो मामला था क्या? मतलब हमने क्लिप भी देखा विदाउट ऑडियो, हुआ क्या था? किसमें? वो जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ आपकी एक थोड़ी सी वो चल रही थी बात, क्या पूरा वो सीन पूरा क्या था? क्योंकि अभी तक लोगों को मेरे ख्याल से नहीं पता चला कि क्या बात हुई है। क्या बात करनी है, बात कोई हो तो मैं बात करूँ ना। मतलब मैं नॉन इशू को इशू बनाना तो हम कुछ सीखे इनसे। अच्छा, अगर वो एक सीन रिपीट किया जाए तो क्या मामला क्या हुआ था? आप कब आई सीट पे? मामला मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सिर्फ 2 जुमले कहूँगी कि पंजाब असेंबली में फ्री सीटिंग है। ओके।
सिर्फ हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी फिक्स सीटिंग है ओके, बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि मतलब ये जो एक बनाया हुआ है इन्होंने कि जी उस्मा कारदार साहिबा को तो वो कबूल ही नहीं करते और ये सब तो मैं अभी आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई है, सब झूठ है? सब मुझे उन्होंने अपनी रिजर्व सीट पे भैया एमपीए बनाया है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। मरियम नवाज साहिबा से आपकी मुलाकात होती रहती है लास्ट? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इज्जत दी है, और मैं ये आप यकीन करें उनका इमेज इतना डिस्टॉर्ट किया हुआ था, मैं और उसी वो तरफ आने लगा था। खान ने जानबूझ के किया हुआ था। मतलब कहा जाता है कि वो बड़ी तमस्खर उड़ाना, इसमें कोई ये नहीं है वो नहीं, आपको पता ही है कि किस तरीके से हर एक का मजाक और हर एक की इज्जत को उछालते थे। मैं तो कभी उनसे ज़ाती तौर पे नहीं मिली थी, जब मैं मिली हूँ उनसे तो मैं तो हक्का बक्का रह गई, बिकॉज और फिर मेरी कुछ आई वाज लकी कि मेरी 1-to-1 से काफ़ी मुलाकात भी रही, और फिर मैं कम्युनिकेशन भी रही, एंड आई फाउंड हर टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड फोकस्ड। जो अब आपके सामने मज़े की बात बताऊं, जब वो बनी ना चीफ मिनिस्टर, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें मैं तो आपको पहचान गई हूँ, लेकिन लोग नहीं जानते आपको। वो समझते हैं कि ये बन तो गई हैं लेकिन कुछ नहीं होना और ना ही कुछ कर सकती हैं। अच्छा, तो आगे से मुझे पता है, आपने ये कह दिया था डायरेक्ट? हाँ, तो आगे से मुझे पता है कहते हैं चलो फिर उनको रोज़ एक सरप्राइज़ देंगे, और वो जब से बनी है वो रोज़ एक सरप्राइज़ दे रही हैं आपको। 44 इनिशिएटिव्स वो अभी तक स्टार्ट कर चुकी हैं, कई पाया तक मील तक भी पहुंच गए हैं पंजाब में। कौन सी ऐसा सीएम है जिसकी कारकर्दगी जो है वो उनसे मैच करती है? शी हैज़ प्रूव्ड हर मेटल। अपने उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मुंह से बोलती है, और यही मसला है कि इनका रोना धोना ख़त्म नहीं होता। अब ये रोना धोना, इनकी दुकानें बंद हो गई, कौन सा चूरन इन्होंने बेचना है अब इनको समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए कभी वो मरियम नवाज साहिबा वाला क्लिप चला देते हैं, कभी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वाला। नहीं देखें, वो तो कभी वो उनकी ज़ात को टारगेट करते हैं, कभी वो मेरी ज़ात को टारगेट करते हैं। हसद है ना, जेलसी है। जेलसी का क्या इलाज है, मुझे आप ये बता दें, कोई है इलाज? मतलब लेकिन मुझे अगर से मेरी सिर पे तो कोई असर नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कायम हूँ अपनी लीडर के पीछे, और वो मुझे पता है कि शी इज़ वेरी सिंसेयर एंड शी इज़ वेरी केपेबल एंड शी विल डू वंडर्स फॉर पंजाब। ये मुझे पता है, एंड आई बिलीव इन दैट। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर मरियम नवाज साहिबा क्या वाकई जो एक्सपेक्टेशंस मतलब हम कह रहे हैं वो उन पर पूरा उतरेंगी और वो सारी चीज़ें करेंगी? नहीं तो क्या उन्होंने प्रूव नहीं करके आपको दिखा दिया? किसी और सीएम की परफॉर्मेंस बता दें जो ऐसी हो। डेली क्या कर रही हैं वो? सुबह उठती हैं 7 बजे, रात तक वो काम करती हैं, और ये नहीं कि कहीं ज़ुबानी कलामी, शी वॉक्स द टॉक, खुद मॉनिटर करती हैं। अब आप ये जो रोटी सस्ती हुई है, ये आसान काम नहीं था। वो भी बड़े आराम से कह देती हैं कि जी 16 रुपये हमने एक ऑर्डर इशू कर दिया, अब आप 16। आपको पता है अगले दिन सब नान भाई बाहर खड़े हो गए थे। वो खुद गई, बातचीत की, मॉनिटरिंग की, आटे की कीमत मज़ीद कम की, और फिर जनाब साहब वो रोटी आपकी 16 पे आई, और फिर मज़ीद आटे की कीमत उन्होंने कम की, मॉनिटरिंग की, और अब वो 14 रुपये पे, 13 रुपये पे भी आपको मिल रही। तो ये गुड गवर्नेंस होती है। प्राइस कंट्रोल जो हुआ है सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ है, किसी और सूबे में नहीं हुआ। 38% से जो 12% आपको ये फिगर्स हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ये पंजाब में ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे एसीज़, डीसीज़, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ये सब उनकी पर्सनल सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में ये काम कर रहे हैं, तब कहीं जाके कीमतें कंट्रोल होती हैं। क्या फ़र्क लग रहा है एज आ PMLN का मेंबर ऑफ असम्बली होने से और जब पहले आप PTI की मेंबर ऑफ असम्बली थी? क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है? कौन ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है? देखिए, ये जहाँ तक अब आप बुज़दार के साथ तो नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। तो अच्छा है, क्योंकि वो तो बेचारे पहले 100 दिन में फाइलें पढ़ रहे थे, वनडे ट्रेनिंग थे, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या, मेरे ख्याल में उन्होंने 3.5 साल में वो नहीं किया जो मरीम साहिबा ने 100 दिन में करके दिखा दिया। लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ द असेंबली, प्राइम टास्क तो हमारा लेजिस्लेशन होता है। उसके बाद आप पब्लिक इश्यूज़ पे कितना डील करते हैं और हाईलाइट करते हैं, वो
आपका हर चीज़ जो है ना वो नोट की जाती है। तो यू हैव टू बी एक्टिव। आपको हर मौके पे बात करना, बिजनेस लाना हाउस में, कोई लेजिस्लेट करना, अपनी पार्टी को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी बड़ी लो रैंकिंग हो जाती है। तो आपको ये आप करेंगे तो आपकी एक स्टैंडिंग बनेगी। तो ये आप हर इंडिविजुअल पे होता है। पिछली भी दौर में मैंने देखा था कुछ MPs थी, वो कभी एक लफ्ज़ नहीं बोली, ना किसी को पता था कि वो असेंबली में। इस दफ़ा भी मैं देखती हूँ कुछ ऐसी हैं। तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं और आप कितनी आप में एक एबिलिटी और सलाहियत है कि आप एक गुड पार्लियामेंटेरियन की प्रैक्टिसेस जो हैं उसको आप करें। अच्छा, अभी रिसेंट बड़ी तनकीद की जा रही है ये जो 100 दिन के ऊपर एक कैंपेन करवाई गई है या खुद यूट्यूबर्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने की है, तो क्या इसमें हकीकत है, क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट ने पे किया उनको? अरे भाई, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या पे करना है? पंजाब गवर्नमेंट ने पे कुछ नहीं करना होता। असल में मैं आपको बताऊं, ये लोगों की समझने की बात है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो जो CM है और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, ठीक है, DGPR का एक पूरा ऑफिस है, ठीक है, वो उनके साथ अटैच होते हैं। ओके। और ये उनकी ड्यूटी है कि वो उनके हर इवेंट को, हर इनिशिएटिव को, हर प्रोजेक्ट को वो हाईलाइट करें, कवर करें। उसमें उनका डिजिटल मीडिया भी होता है, वो भी करता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल होता है सारा। और ये किसी भी CM के साथ और किसी भी कैबिनेट के साथ जो है DGPR का ऑफिस अटैच होता है। इसी तरह से PM का और PM की कैबिनेट के साथ ये वहाँ पे अटैच होते हैं। तो लोगों को बात बे बात करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्यों ज़रूरत, उनको तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये एक ऑफिशियली चीज़ एक हो रही है और ये हर एक गवर्नमेंट को के साथ ये होती है। नहीं, ये DGPR बतौर इदारा तो करेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट का तो साथ उनका अटैच है, डिजिटल सेल भी तो है। लेकिन जो एक्टर एक्ट्रेसेस ने पर्सनली जो किया है तो वो तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो करते ही करते हैं। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, आपको मतलब उसमें कोई मतलब आप कह रही हैं वो पेड नहीं है? नहीं, हाउ डू यू नो कि वो पेड है? आपको मतलब है कोई मसला है इस चीज़ से? नहीं, मसला मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन तो बहुत से लोगों आपको वो ये भूल गया, वो जो KP ने 30,000 इन्फ्लुएंसर्स जो थे टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें देते थे उनको, 30,000 अच्छा के करीब जनाब। वो नहीं आपको याद? पिछली हुकूमत में इन्होंने ये किया था। मतलब आप कह रही हैं PTI की गवर्नमेंट में वो पेड थे लेकिन हमने नहीं किए? हमने क्यों करने हैं? वो तो देखे ना, उन्होंने तो जिसे कहते हैं ना, एक हमसे आगे हैं वो बहुत। अच्छा, उन्होंने तो पूरा जाल फैलाया हुआ है, लेकिन अफसोस कि वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में ले जाने की बजाय ना नेगेटिव डायरेक्शन में ले गए कौम को। वो लोगों की पकड़ियाँ उछालने में, गाली गलोच, अब्यूसिव लैंग्वेज, इस टाइप में उन्होंने लोगों को डाल दिया। पोलराइजेशन, हेट स्पीच, इसमें सारों को मुलव्वस कर दिया। मैम, और जो एक अच्छी चीज़ होती है ना कि लोग कमाते भी हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूब है, टिकटॉक है, फलाना, मोनेटाइजेशन, वो सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। मैम लास्ट में वाइंड अप करेंगे, बतौर MPA आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी तब्दीलियाँ या पॉलिसीज़ जो सी हैं वो इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेंगी और वो मुल्क में बेहतर तब्दीलियाँ भी लेके आएंगी? देखें जी, हर चीज़ जो है उस पर नज़र है मरीम साहिबा की। सबसे ज़्यादा वो चाहती हैं एजुकेशन और हेल्थ में कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ A1 मिलें। ये जो मोबाइल क्लिनिक्स हैं, 12 लाख लोग अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं इनसे। फ्री दवाइयाँ मिले लोगों को। सड़कों की रिपेयर 1 टके की नहीं हुई थी पिछली हुकूमत में, सारी सड़कें रिपेयर हो रही हैं पंजाब की। फिर ख़वातीन के लिए बहुत काम हो रहा है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन, वो 15 पैनिक बटन्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, स्पेशल बच्चों के लिए स्किल स्कूल्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये फ्री वाईफाई, मतलब कोई एक मंसूबा हो तो मैं आपको बताऊं ना, वो चाहते हैं कि
एक ओवरऑल सब मिसाली चीज़ें ठीक करें। मिसाली सूबा बने। किसान पैकेज देखें 400 अरब का उन्होंने दिया, किसान बहुत उनको बड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो कमज़ोर तबकों पे ख़ास तौर पे जो हिम्मत कार्ड देख लें, सब वो चाहती है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो टैक्स पेयर के ऊपर इस्तेमाल हो, और जो हमारे कमज़ोर तबकात हैं वो भी हमारे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा मैम, लास्ट में एक सिर्फ सवाल ये करूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आते साथ ही ना एक जो काम किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे, वो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उसके हम देख रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिले हैं। जिस तरह अभी रिसेंट जो एक वाक़या हुआ है गार्डन टाउन में, कुछ 3 लड़कियों ने लड़के बेचारे को मारा, और उसके बाद फिर उसने FIR भी उसी लड़के ऊपर कटवा दी कि जी ये हमें हैरेस कर रहा था। मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी आपको अपनी फ़िक्र पड़ गई। वैसे ये पढ़ जानी चाहिए हर लड़के को कि कल को कोई भी लड़की आके आपको कह दे कि भाई इसने मुझे हरास किया, और वो तो FIR देखें, कटवा सकती है, लेकिन इसको आपको पता जस्टिफाई है, कैसे करेंगे? आपको पता है इसीलिए इंडिया में बहुत मोहतात होते हैं लड़के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो कानून है, इंडिया की मैं बात आपको बता रही हूँ, कानून कहता है कि आप बच के रहें। अगर किसी लड़की ने शिकायत की आपकी, तो फिर डंडा आपको पड़ेगा, लड़की को नहीं होगा, इसलिए आप बच के रहें। मतलब हम लड़के अब अपनी हिफाजत करें? नहीं, ये नहीं, हिफाजत नहीं करें। ये जो आवाज़ें कसना और हरासमेंट या नहीं, एक तो है कि बिल्कुल इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं एक तो बिल्कुल इसके मतलब अगेंस्ट बात नहीं कह रहा, मैं भी ये चाहता हूँ कि जो लोग ये करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और बल्कि सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो बस लेकिन जो लोग नहीं रास्ता करते, खुद बनाता है ना, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर कोई किसी ने गलत बात की है तो वो पता लग जाता है, CCTV कैमरास लगे होते हैं, और बाकी भी बहुत सारे विटनेसेस होते हैं, पता चल जाता है। चले मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और मैम उस्मा साहिबा जो है हमारे साथ मौजूद थी। सारा पॉडकास्ट जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।